राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के प्रवास पे हूँ और यहाँ मूलतः घूमने आया हूँ। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं। अब तक मेरी पत्नी साथ थी, पर आज उनकी वापसी की फ़्लाइट थी, वो वापस दिल्ली चली गई हैं, पर मुझे अभी 1 डेढ़ महीना भी यहाँ और रहना है। इस दौरान मैं यहाँ के समाज को बड़ा नज़दीक से जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ज़्यादा हमारा जो संबंध है वो तो भारतीय जो आप्रवासी समाज है, इंडियन डायस्पोरा है, उससे ही हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है। पर इसके बावजूद जैसे कि मेरी रुचि है, मैं जो लोकल ब्रिटिश लोग हैं उनसे भी मिलजुल रहा हूँ, उनसे भी मैं पड़ोसियों से बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। मैं लाइब्रेरीज में जाता हूँ यहाँ, तो उनसे मेरी बातचीत होती है। मैंने एक चीज़ महसूस की है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि यूरोप के लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, परंतु ब्रिटेन के लोगों का मैंने ये देखा कि यदि आप उनसे आगे बढ़ के बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, दे बिकम वेरी फ्रेंडली, और बहुत ही तमीज से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और दिल से बात करते हैं। उनसे बात करने में मज़ा आता है और गंभीर विषयों पे भी चर्चा हो पाती है। हालांकि मुझे कुछ एक्सेंट की प्रॉब्लम आ रही है, पर जब वो मुझसे बात करते हैं तो शुरू में 2-4 मिनट दिक्कत आती है, क्योंकि उनका जो स्थानीय एक्सेंट है वो कई बार हम जब वो बहुत तेज़ी से बोलते हैं तो नहीं समझ में आता, पर धीरे धीरे समझ में आने लगता है। हाँ, दो अंग्रेज अगर आपस में बात कर रहे हो और अगर कोई इसमें एक्सेंट आ जाए तो कम समझ में आता है। खैर, पर यहाँ मैंने एक चीज़ जो सबसे स्ट्रांगली फील की है कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, जो स्पेशली पंजाबी समाज है, वो बेचारे अनपढ़ मजदूर तबके के लोग आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले यहाँ आ गए थे। उसमें से ज़्यादातर हिंदी और पंजाबी मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं, अंग्रेजी कम जानने वाले, और यहाँ आके उन्होंने मेहनत मेहनत मजदूरी की। वो श्रमिक लोग थे, दे वर ऑल मोस्टली ऑल ऑफ देम वर ब्लू कॉलर पीपल। पर यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स करके भी आप मेहनत करके अगर आपने यहाँ आके कोई स्किल सीख ली तो आप बड़े मोटे पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने जितना यहाँ इंडियन डायस्पोरा देखा है उसमें मैंने सबसे बड़ी एक खासियत देखी कि माँ बाप दोनों ने मेहनत की, किसी तरह यहाँ घर बना लिया, मॉर्टगेज पे, जो किस्तों पे जो यहाँ घर लिया जाता है वो ले लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे, पर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है और सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आपका बच्चा यहाँ अनपढ़ रह ही नहीं सकता। आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल न भेजें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार आपके बांस कर देगी। आपका बच्चा है तो वो स्कूल जाएगा और घर के सबसे नज़दीकी स्कूल में ही उसको जाना है। सरकार आपके बच्चे को मुफ्त पढ़ाएगी। और यहाँ के सरकार का एक जो सबसे बड़ा नियम है, पैदा आपने किया है पर बच्चा हमारा है। आप दोनों यहाँ आ गए, आपने यहाँ एक बच्चा पैदा कर दिया, आप दोनों हिंदुस्तानी हैं, पर बच्चा ब्रिटिश है, वो आपको उनके हिसाब से पालना है। उस बच्चे का पूरा भोजन, न्यूट्रिशन, रहन सहन, खान पान, हर चीज जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड से होगी सरकार, और सरकार उसके लिए बाकायदा पैसे देती है। आप बच्चा पैदा कीजिए, सरकार आपको अगले दिन से, बल्कि डिलीवरी से बहुत पहले से ही आपकी मॉनिटरिंग शुरू कर देगी, क्योंकि उनके देश का एक नागरिक पैदा होने वाला है। तो आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी, आपके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखेगी, आपकी मेडिकल
पूरी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखेगी, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होते ही सरकार उसको अडॉप्ट कर लेगी और पहले दिन से ही जो है 400 पाउंड के लगभग एक भत्ता आपका शुरू हो जाएगा। उसमें आप बच्चे की नैपीज़, बच्चे की ज़रूरी सामान सारा, दवाइयाँ, उसका भोजन, उसका दूध, उसका जो कुछ भी है, उस पैसे से आपको खरीदना है। और हर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पे आके इंस्पेक्शन होगी। उस विभाग के लोग आएंगे, आपके बच्चे को देखेंगे, आप बच्चा सही से पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं। उससे पहले बाकायदा ट्रेनिंग होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं तो मदर फादर दोनों की ट्रेनिंग होगी, आप दोनों ने मिलकर बच्चा पालना कैसे है। इतना सब होने के बाद वो बार बार आके चेक करते हैं बच्चे की साफ सफाई है कि नहीं है, नैपी चेंज हुई कि नहीं हुई, बच्चे का बिस्तर सही है कि नहीं, उसे बदबू तो नहीं आ रही है, आप बच्चे का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, कहीं आप दारू पी के मस्त तो नहीं है, कहीं आप गांजा फूक के मस्त तो नहीं है, कहीं आप ड्रगी जंकी तो नहीं है। अगर उनको जरा सा भी लगेगा कि आप बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, तुरंत वो बच्चा आपका ले जाएंगे। आप रोते बिलखते रहिए, कुछ भी करिए। या आप अगर आप बच्चे को सेफ्टी के साथ नहीं रख पा रहे हैं, बच्चा जब्त कर लेंगे। खैर साहब, अब बच्चा पाल लिया आपने, 2-4 साल का हो गया, समय के साथ उसका सारा वैक्सीनेशन सब कुछ के बाद अब आपको बच्चे को स्कूल भेजना है। पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री है और वो हमारी तरह रटंत विद्या नहीं है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी बच्ची जब छोटी थी तब से मैं उसको वॉच कर रहा हूँ। वो बताती थी कि बच्ची को स्कूल जाते हुए 3 साल हो चुके थे। मतलब 3-4 साल की बच्ची स्कूल जाना शुरू की होगी तो 7 साल की वो हो चुकी थी, उसको स्कूल जाते हुए 3 साल हो चुके थे, पर अभी तक उसको पेंसिल पकड़ना नहीं सिखाया था स्कूल में। उसको लिखने का काम उसका स्कूल में शुरू नहीं हुआ था। तो आखिर वो 3 साल से स्कूल में जाके करती क्या थी? वो फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। 4 साल के बच्चे को बेकिंग में लगा देंगे, बेकरी सिखाएंगे, क्योंकि बेकिंग कुकिंग में सबसे सेफ होती है, उसमें हाथ वाथ जलने का, कटने का खतरा नहीं होता। तो छोटे बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को आई हैंड और कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं। दीवार पे, फर्श पे ऐसे सरफेसेस दे दिए जाते हैं, उनको क्रेयॉन्स दे दिए जाते हैं जिससे वो हाथ चलाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं होती कि बच्चे ने दीवार काली, दीवार पे जो है क्रेयॉन्स रगड़ के दीवार आपकी खराब कर दी, पेंट खराब कर दिया, नहीं। और लिखने से बहुत पहले बच्चा वहाँ पढ़ना सीख जाता है। इस पे तो मैंने भी बहुत सारी क्लासेस की, हमने अपने स्कूल में भी ये पद्धति लागू की थी। बच्चे को लिखने से पहले पूरी रीडिंग करने लगता है बच्चा, तब जाके उसको लिखना सिखाया जाता है। अच्छा, आपने भी ध्यान दिया होगा हमारे यहाँ जब बच्चे की शिक्षा की बात होती है, भारत में भी ये पद्धति रही है, अब तो खैर लुप्त हो गई है, पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के कुछ बनो। पहले पढ़ना आता है और फिर लिखना आता है। अब आप पूछेंगे कि साहब बच्चे को अक्षर ज्ञान आपने कराया ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पहले उंगली पकड़ के क लिखना सिखाते हैं, क से कबूतर, फिर पूरी वर्णमाला सिखा देते हैं, फिर क ल म कलम सिखाते हैं। यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ चार्ट पेपर्स लगा दिए जाते हैं, उस पे मान लीजिए हिंदी आप वो तो वो शहर घूमने निकला हाथी उस पे लिखा हुआ है और एक हाथी की तस्वीर बनी हुई है। तो टीचर वो शहर पे उंगली रखती है, शहर घूमने निकला हाथी, तो बच्चा वो शहर पूरे शब्द को पहचानने लगता है। उसी तरह है बा ब्लैक शिप, तो बा ब्लैक शिप, तो ब्लैक पे जब उंगली रखता है तो वो ब्लैक वर्ड को पूरे को पहचानता है, शीप पूरे वर्ड को पहचानता है। और ऐसे जब सैकड़ों पोएम्स वो पढ़ लेता है तो वो तमाम वर्ड्स उसको अपने आप याद हो जाते, तो उसकी स्पेलिंग याद नहीं करता, वो पूरे वर्ड को पहचान के पढ़ने लगता है कि ये शब्द लिखा है। अच्छा, ये प्रयोग मेरी माँ ने मेरे बेटे के साथ अपने
उसके बचपन में किया था। उन दिनों आपको याद है दूरदर्शन आता था, तो असुविधा के लिए खेद है या दूरदर्शन रुकावट के लिए खेद है, और ऐसे समाचार, कृषि दर्शन, तो ऐसे जब वो टीवी पे आते थे तो मेरी माँ वो शब्द पढ़ा करती थी, मेरा बेटा उनको रिपीट किया करता था। 3-4 महीने बाद हमने देखा कि वो टीवी पे जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी लिखा आता था सब पढ़ने लग गया था। उम्र थी उसकी हार्डली 2.5-3 साल। अक्षर नहीं आते थे उसको, पर पढ़ना उसने सीख लिया था। तो यहाँ बच्चा 3 साल जब पढ़ना सीख जाता है तब उसको पहली बार पेंसिल पकड़ा के ABC सिखाई जाती है। और यहाँ रटंत विद्या बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हमने अपने विद्यालय में भी यही सिस्टम लागू करने की कोशिश की थी कि जो 2.5 साल 3 साल का बच्चा आ जाता है आजकल स्कूल में, तो 2.5 साल के बच्चे को रटंत विद्या और लिखने पढ़ने का जोर न देके बाकी एक्टिविटीज कराई जाए। कोई आई हैंड, मान लीजिए नट बोल्ट दिए हुए हैं और अलग अलग साइज के नट हैं, अलग अलग, कल्पना कीजिए आप एक डब्बा है उसमें बहुत सारे नट बोल्ट हैं, आपने बच्चे को एक नट बोल्ट टाइट करना सिखाया है, ऐसे डालना, फिर थोड़े दिन बाद वो खुद ही सीख जाएगा कि नहीं ये नट इसमें फिट नहीं हो रहा है, इसके साइज का कौन सा नट है, वो अपने आप सीख जाता है। या पानी की बोतल है, ये मान लीजिए ये पानी की बोतल है, इसके अंदर गिलास से धार बना के पानी भरना। अब धार बनाने के लिए बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, वो उसका वो उसको आइडिया, या बहुत छोटी सी 4 इंच चौड़ी एक मान लीजिए पट्टी है, वो जिम्नास्टिक्स का एक वो होता है, उसके ऊपर बच्चे को चलना, बैलेंसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फुटबॉल खेलना, ये 2.5-3 साल के बच्चे को ये एक्टिविटीज कराई जाती हैं स्कूल में। और अपने से हाथ चला के ड्राइंग्स बनाना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको। हमने ये अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। पेरेंट्स का पता है क्या था, दूसरे स्कूलों में तो 50 तक की स्पेलिंग याद करा दिए, संडे मंडे याद करा दिए, नेम ऑफ 5 कलर्स और ये और वो, आप कुछ कराते ही नहीं। हम 4,000 रुपये महीना फीस दे रहे हैं, हमारे तो पैसे पानी में जा रहे हैं, आप लोग पता नहीं सारा दिन क्या कराते हो, आप लोग बच्चे को कुछ पढ़ाते ही नहीं हो, होमवर्क नहीं मिलता। LKG के बच्चे को 100 तक की गिनती याद करा दिया, टेबल्स याद कराने पड़ते हैं, ONE1 TW और 2 याद कराना पड़ता है, संडे मंडे की स्पेलिंग याद करानी पड़ती है, बाकायदा सिलेबस है। अच्छा न करें, उनको लगता है कि हमारे 4,000 रुपये महीने बर्बाद जा रहे हैं, ये स्कूल तो कुछ कराता ही नहीं है, जो एक्टिविटी हम कराते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए स्कूल मजबूरन LKG से ही बच्चे को गधा बनाना सिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन का भट्ठा बैठा दिया है सरकार ने, सरकारी तंत्र ने और हमारे समाज ने। मैं इसमें सरकार का दोष कम मानता हूँ, समाज का दोष ज्यादा मानता हूँ। पर यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन जैसी चीज ही नहीं है। अच्छा, पेरेंट को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल जाके क्या कर रहा है, ना उसको कोई मतलब है, उसको बोला गया तुमको इंटरफेयर नहीं करना है। फिर जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो होम असाइनमेंट्स मिलने लगते हैं और पेरेंट का उसमें कोई दखल होता ही नहीं है। वो बच्चा अपने आप स्कूल के प्रति इतना जिम्मेवार होता है, अपने एजुकेशन के प्रति बच्चा अपने आप इतना जिम्मेवार होता है कि अपने आप वो घर आते ही आप उसको पता है मुझे कल का जो टास्क मिला है वो करके जाना है। रटंत विद्या नाम की चीज ही नहीं है। शुरू से एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एकदम छोटे से बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेशन, समाज में क्या, अच्छा डेली स्कूल के बच्चों का ट्रिप कराया जाता है, कुछ दिखा के लाएंगे, चलो कुछ देख के आए। जब देख के आए क्या देखा बताओ, एक्सप्रेस करो। जो ऑब्जर्वेशन देखा मीन्स कुछ ऑब्जर्व किया, अब उसको एक्सप्रेस करो, पहले शब्दों में एक्सप्रेस करो, आपने क्या देखा वहां पे, ये देखा, वेरी गुड। पूरी क्लास मिलके हर बच्चा एक एक वाक्य बताता है तो सब बच्चों को लगता है हाँ यार ये भी था, हाँ यार ये भी था, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब 30 बच्चों की क्लास एक चीज देख के आई तो वो 30 बच्चे जब उस ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो सब बच्चों की बुद्धि खुलती कि हाँ हमने वहां ये भी देखा था।
उसके बाद जो देखा उसको लिखना सीखते हैं। फिर मैंने अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक किया भी है। जैसे हम गौशाला में जब बच्चे को ले जाते हैं, अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, तो हम वहाँ उसको देख के बच्चा गाय दूध दे रही थी, बच्चा नया नया बच्चा पैदा हुआ था 2-3 दिन का, बहुत तेज़ी से फुदक रहा था, उछल कूद मचा रहा था, कितना सुंदर लगता है। तो बच्चों ने गौशाला देखी, तो बच्चों ने, हालांकि वो बच्चे रोज़ गाय देखते हैं अपने घर पे, पर जब गौशाला में गाय देख के आए तो उनका उत्साह अलग ही था। फिर उन्होंने गाय को डिस्क्राइब किया, गौशाला को डिस्क्राइब किया, बछड़े को डिस्क्राइब किया, वो एक ऐसे बन गया। ऑब्जर्वेशन देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस कैसे करना है, पहले बोल के करना है, फिर लिख के करना है। फिर बच्चा अपने दिमाग से क्या देखा था वो सोच के लिखता है, रट के नहीं। हमारे यहाँ ऐसे मैडम ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है, बच्चा कॉपी कर लेता है, उसको रट लेता है, एग्जाम में लिख के आता है। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ की शिक्षा में रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं है। बच्चे को खुद एनालिसिस करना, समस्या को समझना, उसका समाधान खोजना सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ये सिखाया जाता है। और चूंकि शिक्षा पूरी तरह 100% सरकारी है, प्राइवेट नाम की चीज ही नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल हैं भी तो बहुत बहुत महंगे हैं और कुछ खास लोगों के लिए हैं, वो भी एक लेवल की बात है। प्राइमरी वो भी नहीं है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और फिर कॉलेज एजुकेशन की तो खैर बात ही बाद में करेंगे हम अभी इस वक्त सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित है और फ्री है। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो टीचर्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली, मतलब हाईली ट्रेंड, इतनी ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग होती है। और वो बच्चों को यहाँ पे प्राइमरी टीचिंग जो है वो बहुत रिप्यूटेड प्रोफेशन। हमारे यहाँ तो प्राइमरी टीचर बेचारा घर से बचता है, उसको ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है, 5,000 रुपया। टीचर आप देखिए कि हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर की तनख्वाह सबसे कम है, प्राइवेट स्कूलों में तो 3 और 5,000 है, सरकारी में भी टीजीटी और पीजीटी से कम है। यहाँ नहीं है ऐसा। प्राइमरी क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, अगर आपकी नींव ही खराब हो गई। इसलिए अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी ओरिजिनल, वो थी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसमें भी रोट लर्निंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इन अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को तो खत्म कर दिया और वहां पे रटंत विद्या शुरू, क्योंकि वहां इनको क्लर्क और बाबू बनाने थे, इनको इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए थे। पर अपने यहाँ इन्होंने ठीक वही एजुकेशन सिस्टम लागू किया है जो हमारे यहाँ गुरुकुलों में था। 100% प्रैक्टिकल एजुकेशन और बच्चे का सर्वांगीण विकास, जो कि हमारे गुरुकुलों में होता था, वो इनके स्कूलों में आज हो रहा है। और हम पूरी तरह रोट लर्निंग के पीछे भाग रहे हैं। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है, पर उसका सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है वो पेरेंट्स है। वो पेरेंट्स बने, वो कहते हैं ना ये सब फालतू की चीज है, खाली होमवर्क दो, आंसर रटाओ और एग्जाम में नंबर लेना सिखाओ। हिंदुस्तान की प्राइमरी एजुकेशन में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उससे सीखने की ज़रूरत है। इसको हूबहू कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करें, ये नहीं। हम यहाँ से सीखें और अपने पुराने गुरुकुल पद्धति को मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में इनसे सीख के, समझ के और अपने पुराने सिस्टम को पुनर्जीवित करके एक नया एजुकेशन सिस्टम भारत में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। पहला तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि हम अभी भी अपने यहाँ सिर्फ रट्टा मारने वाले रट्टू तोते पैदा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज, ब्रिटेन के एजुकेशन सिस्टम का, स्कूल के बाद कॉलेज में जो बच्चा पढ़ लिया वो 100% एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयेबल होता है। अगर उसने अपनी सही से पढ़ाई की है
यहाँ फर्जी पढ़ाई का तो मतलब ही नहीं है। पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी है और आप इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, लाखों रुपया, लाखों पाउंड की फीस अगर आप दे रहे हैं, अगर तो स्कॉलरशिप मिल गई बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ की, तब तो ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत महंगी फीस देनी पड़ती है। उसके लिए आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, वो लोन आपको भरना पड़ता है कमा के। तो एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ वाली नहीं है, PARRAT, पर्राट, पर्राट माने कबूतर। हमारी 99% यूनिवर्सिटीज का ये हाल है कि उनके MA पास लड़के को अपना नाम कायदे से लिखना नहीं आता। 99% यूनिवर्सिटीज का ये हाल है। और जिस जिस 1% को आता है, वो किसी ने मुझसे पूछा कि बनारस की काशी विद्यापीठ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है। मैंने कहा भैया मुझे तो यही अंतर समझ में आया कि काशी विद्यापीठ का पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है PARRAT, पर्राट, पर्राट माने कबूतर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला वो ये बोलता है PARROT, पैरेट, पैरेट माने कबूतर। अंतर इतना ही है सिर्फ, हैं दोनों कबूतर ही। पर यहाँ का बच्चा अगर पढ़ गया तो 100% एम्प्लॉयबल है। उसको अपने फील्ड में अच्छी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी और वो मेहनत करके साल 2 साल में सारा अपने घर का कर्जा, अपना जो एजुकेशन लोन लिया था वो उतार के 2-3 साल में अपना घर लेने के लिए किस्त जुगाड़ लेता है। हमारा BA MA, अभी अभी मैं वो राहुल गांधी के साथ एक था ना, वो कहता मेरी मम्मी ने ज़मीन बेच के मुझको BEd कराया है, 4 साल से BEd की वैकेंसी नहीं निकला है, अब हम क्या करूँगा, खुदकुशी करने के अलावा कोनो उपाय नहीं है। राहुल गांधी उसका आंसू पोंछ रहे थे कि हाँ बेटा नहीं नहीं खुदकुशी मत करो, हम वैकेंसी निकाल दूंगा। बताओ, माँ बाप गहना गहना बेच के BEd करा रहे हैं, बच्चा BEd कर लिया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है। अगर सरकारी नौकरी ना मिली, अच्छा सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट में काहे नहीं करता भाई जॉब, चलो बेरोजगार है, कहता 10-12 हज़ार रुपया महीना पटना में रहने का खर्चा होता है, मेरी माँ कहाँ से देगी। अरे साले तुम 4 साल से BEd करके बैठे हो, अबे किसी प्राइवेट स्कूल में, पटना में रहता है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। अगर सचमुच तेज है तो 20-25 हज़ार रुपये मिलता है प्राइवेट स्कूल में भी। 4 ठो ट्यूशनी पढ़ाओ, माँ का गहना तो नहीं बिकेगा, माँ से पैसा नहीं मंगाना पड़ेगा। और राहुल गांधी के पास खड़ा होकर रो रहा है। ये तो हमारे राजनेता हैं, ये हमारा सिस्टम है जो एक से एक निकम्मे गधे पैदा करता है, उनको डिग्रियां बांट देता है, वो किसी काम के नहीं होते। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे अब तो हमारे IITs के भी 50% इंजीनियर्स को मैंने सुना नौकरी नहीं मिल रही। बीटेक वालों को तो हमने बहुत पहले बीटेक्स बोलना शुरू कर दिया था, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग करते, वो खैर सब बंद हो गए, अब तो वो घोस्ट सिटीज बन चुके हैं, पोल्ट्री फार्म खुल गए उनमें। अब तो IITians बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने सुना MBBS डॉक्टर्स बेरोजगार घूम रहे हैं, 25,000 रुपए की नौकरी मिल रही है MBBS करने वालों को। कुछ तो सीटें भी बढ़ गई ना, मेडिकल कॉलेज बहुत खुल गए। तो हम पढ़े लिखे गधे पैदा कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ा लिखा तो उनको कहना ही गलत है, डिग्री, फर्जी डिग्रीधारी गधे। PARRAT, पर्राट, पर्राट मैंने कबूतर। का किए हो भैया? MA किए हैं। कहाँ से किए हो? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किए हैं। कक्षा 2 की, कक्षा 3 की अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाते थे। MA मेरे पास एक आए थे, MA थे काशी विद्यापीठ से, NCERT की सेकेंड क्लास की बुक नहीं पढ़ा पाए थे। और काशी विद्यापीठ के 90% ऐसे ही होते हैं गधे, और वही हम पैदा कर रहे हैं, और हमारी सारी यूनिवर्सिटीज वही पैदा कर रही हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। इनका एजुकेशन में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सचमुच सचमुच विद्वान बन के निकलता है, अपने सब्जेक्ट का प्रकांड विद्वान बन के, और एम्प्लॉयबल है। इसलिए ये हमारे यहाँ जितनी ये फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी एजुकेशन चल रही है, इसको टोटली बंद करने की ज़रूरत है। एक बार आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था, 2019 वाले चुनाव की बात है, तो वहाँ पे ना जिससे बात करो हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको यूनिवर्सिटी चाहिए। एक एयरपोर्ट मांगते थे सब, एक यूनिवर्सिटी मांगते थे। तो एक दिन वैसे मैं अपने यारों दोस्तों के साथ बैठा था, मैंने कहा तुम लोग साला यूनिवर्सिटी क्या करेगा बे, तुम लोग यूनिवर्सिटी कहाँ मांगता।
बोले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं। मैंने कहा क्या करोगे यूनिवर्सिटी लेके? मैंने कहा अभी कौन सी है? बोला वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा वहाँ का तो जो लेक्चरर है ना इतना गधा है। आपको मालूम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है? मैं खुद की भुक्त भोगी अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बीए एमए के सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में अंग्रेजी में कुछ भी लिख दो, कुछ भी, आई एम गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, पूरी अगर 25 पेज लिख दोगे तो 55% नंबर दे के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पास कर देती है। नहीं हो तो करके देख लीजिए। तो ये यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है। तो मैंने कहा ऐसी ही यूनिवर्सिटी तुम एक आजमगढ़ में और खुलवा दोगे, बल्कि जो थोड़ी बहुत धान की खेती होती है वो भी बंद हो जाएगी क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। तो ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियाँ क्यों खोल रहे हैं हम? पुराने यहाँ इंग्लैंड में एक है वो जो पुराने ज़माने के चर्च थे वो बंद हो गए तो उसमें पब खुल गए सब। तो मैं तो प्रस्ताव देता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी ये यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज खुले हुए हैं ना उस टाइप के, PAWRT, पर्राट पर्राट मैंने कबूतर वाले, उसमें यार ऐसे ही कुछ खोल लो, क्लब ही खोल लो, मुर्गी बाड़ा खोल लो, गौशाला खोल दो, कुछ भी खोल दो, यूनिवर्सिटी बंद करो यार। ये फर्जीवाड़ा बंद करो। एजुकेशन के नाम पे जो हमारे देश में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, ये बंद करो। अभी इंग्लैंड के समाज के बारे में बहुत सी बातें करने वाली हैं, इतनी बातें हैं। आज मैंने एक चीज़ और देखी, इतना पेशेंस है, इतना पेशेंस है, इतने धैर्यवान लोग हैं। अगर इनका पेशेंस देखना है तो इनके साथ इनका कोई लोकल ड्राइवर हो इंग्लैंड का, उसके साथ 1 घंटा गाड़ी में बैठिए, फिर देखिए कि इंग्लैंड का नागरिक कितना धैर्यवान होता है, कूल, कितना पेशेंस है भाई ये भगवान इस समाज में। ये किस्सा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ के लोग गाड़ी चलाते कैसे हैं। आज मेरे एक मित्र हैं यहाँ लोकल, वो पिछले 50 साल से इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में। उनसे आज मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, कल मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा बाबा जी कितने दिन हो गए? मैंने कहा 15 दिन हो गए। कहते आज तक एक भी हॉर्न सुनाई दिया? एक भी हॉर्न? मैंने कहा नहीं जी। मैंने कहा एक हल्का था पे ऐसे बोला था क्योंकि एक इस ड्राइवर ने सामने वाले ड्राइवर को थैंक यू बोला था। मैंने आज तक हॉर्न नहीं सुना इस शहर, इस पूरे देश में। एक दूसरे को ये देश कैसे रास्ता देता है। एक साइकिलिस्ट सामने जा रहा था, थोड़ी जगह कम थी, 5 गाड़ियां उस साइकिलिस्ट के बगल से पीछे पीछे रेंगती हुई चल रही थी, क्योंकि पहला हक सड़क पे चलने का, पहला हक पैदल यात्री का है, दूसरा हक साइकिलिस्ट का है, तीसरा फिर गाड़ियों का नंबर आता है। अगर सड़क पे पैदल यात्री दिख गया तो आपको पहले उसको ही जाने देना है, आप नहीं क्रॉस कर सकते। अगर जगह कम है तो एक ड्राइवर पहले ही गाड़ी रोक के खड़ा हो जाएगा, उसी में नहीं घुसेड़ देगा कि आपस में टच होती हुई गाड़ी निकल जाए, नहीं। क्या गजब का सिविक सेंस सिखाया है इस समाज ने अपने नागरिकों को, वाकई। इनका इतना पेशेंस, इतनी सभ्यता हम लोगों में कब आएगी? बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। दोबारा कल एक नए टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि इंग्लैंड में मैंने क्या देखा, मैंने क्या सीखा, और मैं क्या चाहूंगा कि भारत भी यहाँ से ये चीज़ें सीखे। यहाँ की नदियाँ देखी मैंने मैं इस पर पूरा एक वीडियो करूँगा। मैंने कहीं टेम्स पे आरती होती नहीं देखी। वहाँ हम ग्लासगो में गए थे, वहाँ पर भी वो एक नदी थी, ग्लासगो के बीच से बहती। मैंने उस नदी पे कहीं आरती होते नहीं देखी। पर क्या मजाल है कि अगर वहाँ पे एक औरत, मैं कोई पूजा अर्चना करना है, वो ग्लासगो वालों में बता रहे थे कि एक औरत जो है वहाँ लगी अर्चन पूजन करने, दिया विया लेके, नारियल वारियल लेके, फूल पतई लेके वहाँ खड़ी थी पुल पे। एक अंग्रेज ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई मैडम जी को। वो जो कुछ फेंका था उन्होंने उससे साफ करवाया, पता नहीं 1000 पाउंड का कितना को जुर्माना किया। कोई बिहारिन रही होगी। हमारे यहाँ नदियों की पूजा बहुत होती है, पर पूरे देश का सिवर नदी में बह रहा है, यहाँ कोई किसी नदी की आरती नहीं करता। पर क्या मजाल कि आप उस नदी में एक टॉफ़ी का रैपर भी फेंक दें। इस पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।